नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक मोटर वाहक दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है। उसकी गति मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी, किसमें? मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है आप सबको पता हुआ। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक, चाल बोल दो या गति बोल दो। ठीक, तो दूरी क्या है? दूरी है 65 किलोमीटर, लेकिन हमें गति निकालने है मीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, यानी कि 65,000 मीटर हो जाएगी। ठीक है, दूरी। और समय कितना है? 2 घंटे 10 मिनट, यानी कि मिनट में बदलेंगे तो उसको कितना हो जाएगा? 2 घंटे का 120 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 130 मिनट। ठीक है, 130 मिनट, यानी कि ये जो चाल हो जाएगी अब मीटर प्रति मिनट में हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, 1 0 से 1 0 गया, 13 पंजे 65, यानी कि आंसर कितना आ गया? 500 मीटर प्रति मिनट। ठीक, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 1, 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ए तथा बी ने क्रमशः रुपये 85,000 तथा रुपये 15,000 लगा कर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा? देखिए, लाभ का अनुपात वही होता है जो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी है इनका। ए ने लगाई थी 85,000 और बी ने कितनी लगाई? 15,000। तो इनके लाभ का अनुपात भी सेम ही होगा। ठीक है ना। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और ये जाएगा 5 से 17 अनुपात 3 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 17:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। x अपॉन x माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये पूछे है। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम शुरू के जो दो पार्ट है, ये x अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं इसको। x अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, ऊपर में x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x में और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 में, यानी कि ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। आप देखिए ये जो फॉर्म है x माइनस 1 और x प्लस 1, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी, ये पढ़ा हुआ आपने। ठीक है ना, पढ़ा है ना। तो इसी तरीके से x माइनस 1 और x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। चलिए पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला भाग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में एक्स माइनस 1 बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो आपका ये हिस्सा जो है, जो ये हिस्सा हमने निकाला था, इतना आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि प्लस 2x और माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इधर का रफ कर देता हूँ मैं, इधर का हिस्सा, प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से जो ये हिस्सा है, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर का ऐसे लिख रहने देंगे लेफ्ट साइड का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे इधर से। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो इधर से ऊपर 2x रहेगा
इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का, ठीक है, यही हो जाएगा ना। और क्योंकि इधर प्लस था ये वाला हिस्सा, यहाँ से माइनस कॉमन ले आया तो ये भी अब टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर इधर भी और उधर भी सेम है, तो एलसीएम लेंगे इसका तो यही आ जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर का ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इधर से माइनस 2x, ठीक। माइनस 2x से प्लस 2x गया, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इधर आ जाइए इधर इस तरफ, और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, ठीक है ना। तो कट जाएगा दोनों, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन 4 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो 18 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला जो घन है उसका आयतन लिखेंगे ऊपर की तरफ। ये कितना होता है आयतन किसी घन का, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 18 गुणा 18 गुणा 18, ठीक। और अपोन में जो घन जिस भुजा वाले घन काटे जाएंगे अपोन में उसका आयतन लिख देंगे एक का, ठीक है ना। तो एक भुजा इसकी 3 है तो 3 × 3 × 3 ये काटे जाने वाले घन है, ठीक है ना। डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, तो 3 × 18, ये 3 × 18, ये 3 × 18, यानी कि कितना आ गया 6 × 6 × 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, यानी 216 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो कुल मिलाकर जो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन था बड़ा घन, उससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 216 घन काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यदि √3 1.732 है तथा √2 1.414 है तो इसका मान पूछा है 1/√3 + √2, ठीक है ना। चलिए इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे सीधा सीधा, कुछ नहीं होगा इसमें, 1/√3 + √2 मल्टीप्लाई में √3 माइनस √2 अपोन में √3 माइनस √2, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2, ठीक। देखिए ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो क्या होता है a² - b², ठीक है ना। यानी कि a क्या होगा √3 और b हो गया √2, ठीक है ना। तो √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर लिया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कर लिया, कितना बचा 3 - 2 यानी कि 1, और ऊपर क्या, ऊपर ये रह गया √3 माइनस √2 अपोन में 1, ठीक है। तो अब √3 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे और √2 की वैल्यू भी दे रखी है, तो निकाल लेंगे सीधे सीधा, ठीक है ना। √3 माइनस √2, ठीक। तो √3 कितना है 1.732 और माइनस में करना है हमें 1.414, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर 7 में से 4 गए 3 और 1 में से 1 गए 0, यानी कि 0.318। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, यदि a + b का अर्थ है a b का भाई है और a - b का अर्थ है a b का पति है, a × b का अर्थ है a b के पिता है, तो p × q + r - s का अर्थ पूछा है, तो ठीक है। अब देखो ये पहला हिस्सा देखते हैं, p × q, इसका मतलब क्या हुआ, p × q का मतलब है p जो है q के पिता है ना, तो p ऊपर लिख देंगे q नीचे, p पिता है इसलिए ऊपर q नीचे, ठीक है ना। फिर दूसरा देखेंगे q + r, ये हिस्सा देखेंगे, तो q + r का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ से देखिए, यानी कि q
आर का भाई है, तो आर इधर लिख देंगे, ठीक है ना, ये भाई है, क्यों आर का भाई है, इधर प्लस ले देंगे मेल के लिए, ठीक है ना। और आगे देखें, अब इसके बाद देखेंगे ये आर माइनस एस। आर माइनस एस का मतलब है, आर माइनस एस का मतलब है, आर जो है एस का पति है, आर एस का पति है, यानी कि ये डबल बॉन्ड लग जाता है पति पत्नी के बीच में, ठीक है ना। इधर ये पति है आर, एस पत्नी होगी, इसके फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे और मेल के लिए प्लस का, ठीक है ना। और पी तो है ही क्यू का पिता, ठीक है। अब इसमें देखते क्या क्या पूछा है। इसमें पूछा है क्यू एस का पति है, नहीं जी, क्यू एस का पति कैसे हो सकता है, आर है एस का पति, तो ये भी नहीं होगा। एस पी की पत्नी है, नहीं, एस पी की पत्नी भी नहीं है। पी एस के पिता हैं, नहीं, पी एस के पिता भी नहीं है। तो पी एस के ससुर हैं, हाँ जी, ये तो ठीक है। देखिए ये तो लड़की की बहू होगी एस माइनस, और ये है पिता इधर, इसके इसका भाई ये है, ठीक है, यानी कि ये पी जो है इसके भी पिता है और इसके भी पिता है ना। तो एस क्या है, एस के ससुर होंगे, क्या होंगे, ससुर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा, ससुर। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। चलिए करते हैं, ऑप्शन 1 की तरफ देखते हैं। पहले लिखा है 3, तो 3 कहाँ पे है, ये ए वाला है 3, चलिए ए लिख लेंगे। उसके बाद है 6, 6 कहाँ पे है, यानी कि ये लिख लेंगे ए यू, ठीक है। उसके बाद है 1, यानी कि ये टी लिख लेंगे। फिर है 4, 4 की जगह आर आ जाएगा। फिर है 5, 5 एच आ जाएगा। फिर है 2, 2 पे क्या है, ओ, ठीक है। तो इससे तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए दूसरा चेक करते हैं, ये तो पहले नहीं है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे के 3 सेम है, ए यू टी, ठीक। और फिर है 5वां, यानी कि एच, ठीक। फिर है दूसरा, यानी कि ओ। फिर है चौथा, यानी कि आर, हाँ ये सही बन गया, ओदर। ओदर माने क्या होता है, लेखक, क्या होता है, लेखक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए कलम से क्या लिखा जाता है, फावड़े से क्या होगी, फावड़े से होगी खुदाई। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, विषम का चयन कीजिए। क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम, ये तीनों ही इसके भार के मात्रक हैं, भार के, ठीक है ना, भार के मात्रक हैं, ठीक। और जो किलोमीटर है वो किसका मात्रक है, ये है दूरी का मात्रक। तो इसमें विषम कौन सा हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको निकालना, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या है, सभी नदियाँ पर्वत हैं। चलिए नदियाँ लिख देते हैं, तो ये नदियाँ हैं एन, और ये ऊपर लिख देते हैं पी, सभी नदियाँ पर्वत हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा कथन है सभी महासागर पर्वत हैं। चलिए महासागर इस तरफ लिख देते हैं, सर्कल बनाते हैं इसका, महासागर, सभी महासागर पर्वत के अंदर इंक्लूड है, यानी कि सभी महासागर पर्वत हैं, ठीक है। 2 बन गए। देखिए इन कथनों के जो कथन है, इनके 2 कंडीशन बन सकते हैं। एक कंडीशन तो यही बन गई, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन बन सकती है आपकी कि ये आपका पर्वत हो जाएगा पी, और ये आपका एन, यानी कि नदियाँ, और इधर नदियों से थोड़ी सी कांटेक्ट करती हुई ये महासागर, ठीक है ना, ठीक। एन माने नदियाँ, एम माने महासागर, और पी माने पर्वत, ठीक है। तो 2 कंडीशन बन सकते हैं इनके कथनों के अनुरूप, ठीक है। अब क्या पूछा है निष्कर्ष में, कुछ नदियाँ महासागर हैं। चलो देखते हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ नदियाँ महासागर है। देखिए
कोई भी निष्कर्ष राइट होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ नदियाँ यहाँ पर, ये महासागर है, ठीक है ना, ये वाला तो कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा कि कुछ नदियाँ महासागर है, ये अलग है और ये वाला अलग है, तो ये तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो पहला कथन निष्कर्ष, और पहला निष्कर्ष जो है राइट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कुछ पर्वत नदियाँ हैं, देखते हैं कुछ, देखिए जब सभी नदियाँ पर्वत है तो कुछ पर्वत नदियाँ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे भी ठीक है भाई, कुछ पर्वत नदियाँ हैं, यहाँ पे भी राइट है, यानी कि केवल दूसरा ही राइट है, बाकी पहला नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका के वाला निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, यानी कि पहला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खम्भे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खम्भे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी। सन्नी का मुख किस दिशा में था, ये पूछा है। चलिए करते हैं, मान लेते हैं ये है सूरज, और ये पूर्व दिशा में है, सबको पता होगा, पूर्व दिशा में निकल रहा है, सूर्य का समय है ना। इधर होगी पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ठीक। तो उसने कहा, मान लीजिए खंबा इधर है, खंबा ये रहा, ठीक, ये है आपका खंबा, इसकी परछाई पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि सूरज इस तरफ है तो परछाई पड़ेगी यहाँ पर इसकी, ठीक, ये परछाई है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर खड़ा है सन्नी, सन्नी सन्नी इसको देख रहा है इस तरफ से, ठीक। तो ये सन्नी का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, ठीक है ना। तो ये जो परछाई है सन्नी के राइट में, ठीक है, जो ये परछाई है खंबे की ये वाली, ये क्या है, सन्नी के राइट में, तो सन्नी का मुख इस तरफ हो गया, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 144 में कितना जुड़ रहा है, 6, 149 हो गया, 149 में कितना जुड़ रहा है, 9, 158 हो गया, और 158 में कितना जुड़ रहा है, 12, 170 हो गया। यानी कि इधर देख रहे हो आप, 3 बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। आप क्या जोड़ेगा, इसमें जोड़ेगा 15, ठीक, तो कितना हो जाएगा 185, और 185 में फिर कितना जुड़ेगा, प्लस में 18, तो कितना हो जाएगा 203, यानी कि राइट आंसर आपका 185 ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, यानी कि थर्सडे था, तो उसी वर्ष अगले महीने यानी कि अप्रैल का अंतिम दिन क्या होगा या था, ये पूछा है। चलिए निकालते हैं, आप जानते हैं मार्च में महीना कितने दिन का होता है, बताइए। मार्च में महीना होता है 31 दिन का, ठीक है, आपको पता होगा। और अप्रैल में कितने दिन का होता है, 30 दिन का, ठीक है ना, इतना तो पता होगा आपको। तो मार्च का चौथा दिन था, यानी कि 4 तारीख को क्या बताया था, गुरुवार, ठीक है ना, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है ना। अब 4 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11, तो 11 तारीख को भी गुरुवार होगा। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक, तो 18 तारीख को गुरुवार होगा। फिर 18 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25, तो 25 में भी गुरुवार हो जाएगा। फिर 25 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 32, तो 32 तो कुछ होता नहीं है, नहीं, यानी कि तो देखिए 32 तो कोई तारीख होती नहीं, तो मार्च तो क्या है 31 का, ठीक है ना, तो यानी कि 31 को क्या हुआ, इससे एक दिन कम, यानी कि क्या हुआ होगा, बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है ना। और जो ये एक इसमें प्लस है, यानी 32वां दिन, यानी कि 1 अप्रैल वाली बात आ गई, तो 1 अप्रैल को क्या हो गया, ये जो निकला था इधर, यानी कि 32वां दिन ये था गुरुवार। 7 जोड़ के सब गुरुवार आ रहे थे, 7 दिन जब जोड़ रहे हैं तो सब में
वो जो दिन आता है वो गुरुवार का ही आता है, यानी कि ये हो गया बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी साथ साथ जोड़ते चलेंगे। 1 + 7 यानी कि 8 तारीख का भी बृहस्पतिवार, ठीक है ना, यानी कि गुरुवार, ठीक है ना। फिर 8 में फिर 7 जोड़ेंगे, यानी कि 15 तारीख का भी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। फिर 15 में फिर 7 जोड़ेंगे, तो यानी कि 22, तो 22 तारीख का भी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 29, यानी कि 29 तारीख का भी क्या गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो 30 तारीख का क्या होगा, 30 तारीख का होगा फिर क्या इसके अगला दिन यानी कि शुक्रवार, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 शुक्रवार, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 6 व्यक्ति है XYZMNO, ठीक है ना, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। जेड, तो किस क्रम में ये बता रहा है, जेड एक्स और एन के बीच में बैठा है, ठीक है। लिख लेते हैं, जेड जो है एक्स और एन के बीच में बैठा है, ठीक है। फिर बोला है एम किनारे पर नहीं है, चलो ठीक है, एम किनारे पर नहीं मान लिया। वाई एन के ठीक दाएं बैठा है, तो वाई एन के ठीक, एन का दाएं क्या हो जाएगा इधर, वाई एन के ठीक दाएं हो गया, ठीक है। ओ जो है दाएं किनारे पर नहीं है, तो ओ दाएं पे नहीं है, तो ओ कहाँ पे हो सकता है, बाएं किनारे पे आ जाएगा। चलिए, और उसने कहा है कि एम किनारे पर नहीं है, इससे पहले तो एम को इधर रख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, एम के पड़ोसी पूछा है जी। एम के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो एक्स और एक ओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 ओ और एक्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। यदि वियतनाम का कूट या कोड ये WKFVOCN है, तो उसी कूट भाषा में ब्रिटेन BRITAN को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। VIETNAM, ये बदला है किसमें, WKFVOCN में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इधर, ये क्या बड़ा है, +1 बड़ा है, V के बाद W और I के बाद K यानी कि +2 बड़ा है ना। ऐसे ही E के बाद F यानी कि +1 बड़ा है, फिर +2 यानी कि यही चलता चले जाएगा, +1 +2 इस तरह से बढ़ता चले जा रहा है आगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर ब्रिटेन जो शब्द है, ये वाला शब्द है जो ये भी, इसका भी ऐसे ही बढ़ेगा, पहले एक फिर दो, पहले एक फिर दो, ठीक है ना, यानी कि BRITAIN, ठीक है ना। दो, तो B 1 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C। R 2 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ST हो जाएगा। C के बाद क्या है T, और I 1 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, J हो जाएगा। तो CTJ कहाँ पे है, ये 3 जो है कम से कम, ठीक है। चलिए फिर 2 से बढ़ाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बताइए, V हो जाएगा इधर, ठीक है ना। STJV कहाँ पर है ये देखिए, तो ये एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन 2 में हो जाएगा राइट। आगे सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए, अगर करना है तो A फिर +1 बढ़ेगा तो AB हो जाएगा, यानी कि देखिए B फिर ऐसे ही K और O हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, CTGAVBKO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे आपका हिंदी भाषा। कुश प्लस आसन के योग से बनने वाली सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। तो कुश प्लस आसन आप तो समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन 4 कुश आसन ही हो सकता है, ठीक है ना, कुछ और तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह करेंगे, तो क्या होगा बताइए, इसका विग्रह होगा कायर है जो पुरुष, ठीक। का पुरुष का मतलब होता है कायर है जो पुरुष, इसका अगर हम विग्रह करते हैं समास का, तो ये जो
कापुरुष के अंदर जो समास है वो कौन सा है? ये है कर्मधारय, कर्मधारय समास है, ठीक है ना। अगर पूछे कि कापुरुष का मतलब क्या है, तो क्या? कायर पुरुष, ठीक, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट है क्वेश्चन का। तो और कापुरुष में समास पूछे तो कौन सा है? कर्मधारय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? पूछा है नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं, वह मिन्नतें करता रहा, और यहाँ पे क्या है? अर्ध विराम, बिल्कुल ठीक है। वे उसे नज़रअंदाज करते रहे। देखिए इसमें क्या विपरीत विपरीत भाव आ रहा है ना, विपरीत भाव, यानी कि वह मिन्नतें करता लेकिन वे उसे नज़रअंदाज करते रहे। जिस इस तरह के वाक्यों में विपरीत भाव जिसमें आता है उसमें अर्धविराम का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वह मिन्नतें करता रहा, इसके बाद आ गया अर्धविराम, ठीक है। वे उसे नज़रअंदाज करते रहे, अब यहाँ पे आ गया पूर्ण विराम, ठीक है। ये सही है एकदम। चलिए दूसरा है, उसने कहा मैं, ठीक है, ये कोमा भी ठीक है इधर, मैं आज रात नहीं आऊँगा, लेकिन जो यहाँ पर ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह है ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? ये यूज़ किया जाता है हर्ष में, शोक में, भय में, या विस्मय जो रहस्यमय चीज़ है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें से ये तो साधारण वाक्य है, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, तो इसमें तो इसका प्रयोग होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका जो होगा, मतलब ये तो वैसे गलत है, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 ही होगा ना, वैसे लिखा हुआ गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? इसका है ऑप्शन 1 हाथ खींचना। सहायता बंद करना यानी कि हाथ खींचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, सबको पता होगा ऑप्शन 1 सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, में का तत्सम शब्द रूप क्या है? में का तत्सम शब्द रूप है मध्य, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा है, ठीक है। शूद्र एकदम ठीक है, दुर्गंध भी सही लिखा है, सृष्टि भी सही लिखा है, लेकिन स्तुति ये गलत लिखा है। स्तुति कैसे लिखते हैं? स्तुति में इधर लास्ट छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? ठीक है, 6 का अनुप्रास भी है, अंत्यानुप्रास भी है, सुड़चा, लेकिन ये नहीं है पहला, यानी कि पहला राइट हो जाएगा आपका, यानी कि यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश। देखिए, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, यानी कि जो लिखित इतिहास है या जिसकी जानकारी है उससे पहले के जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, इत प्रत्यय से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है इसके अंदर? तो तत्कालिक में नहीं होगा, इस पांडित्य में भी नहीं होगा, अभिषिक्त में नहीं, फलित में होगा ना। चलिए नेक्स्ट, राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? यह आंदोलन शुरू हुआ था ऑप्शन 4 यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है ना। इसमें था क्या, जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है ना, अमेरिकी नागरिकों के साथ जो नस्लीय भेदभाव किया जाता था, वहाँ के जो मूल अमेरिकी हैं उनके द्वारा नस्लीय जो भेदभाव किया जाता था
उसको इसके विरोध में ये शुरू किया गया था, इसलिए भेदभाव के विरोध में, ठीक है ना, के विरोध में ये शुरू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की? तो आप सबको पता होगा ये है ऑप्शन 3 ब्राज़ील, यानी कि 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। 2023 में भारत ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में कितनी कार्यात्मक इकाइयाँ फंक्शनल यूनिट हैं? तो उसमें हैं कितनी? 6। ठीक, 6 कौन कौन सी है? अब देखिए आंसर में तो ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है इसमें, यानी कि ना ये है ना ये ना ये। ठीक है, तो जो इसके जो मार्क्स मिलेंगे सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे, ठीक है ना, मार्क्स सभी ऑल स्टूडेंट्स को इसको मिलेंगे मार्क्स, ठीक है ना। आपका किसी भी क्वेश्चन गलत गया हो सही गया हो, मतलब सही तो गया ही नहीं होगा, तो सबको इसके मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब 6 यूनिट कौन कौन से ये पता होना चाहिए आपको इसकी। ये हैं, पहला है कला दर्शन, ठीक, दूसरी है कला कोश, ठीक, तीसरी है कला निधि, कला निधि, चौथी है जनपद संपदा, पांचवी है सांस्कृतिक संचार, ठीक, और छठी है सूत्रधार, ठीक है ना। तो ये 6 फंक्शनल यूनिट कार्य करती हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें कोई भी नहीं है, इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ये भी पूछा जा सकता कभी। तो कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में है ये, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन 1 कर्नाटक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1919 में, ठीक। रोलेट सत्याग्रह, रोलेट जो अधिनियम आया था ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पारित किया गया था 1919 में, उसके विरोध में चलाया गया था रोलेट सत्याग्रह, ठीक है ना। इसको रोलेट सत्याग्रह को काला कानून भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काला कानून, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था, वे किसी भी भारतीय को बिना किसी जुर्म के या बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकते थे, जेल में डाल सकते थे। इस कानून के तहत जेल में डाल सकते थे बिना किसी मुकदमे के या केवल शक की बिना पर, ठीक है ना, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी मुकदमे या वारंट के, ठीक है ना, किसी भी भारतीय को उठाकर वो जेल में डाल सकते थे, इसे इसलिए इसे ही काला कानून भी कहा गया जाता है, ठीक है ना। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 में। 1930 में जब दांडी मार्च निकला था, आप पता होगा 12 मार्च 1930 में, ठीक है ना, जब दांडी मार्च निकाला था गांधी जी ने, दांडी मार्च तब से, ठीक है ना, दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था। उसी दिन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है ना। चलिए, मिल मजदूरों की हड़ताल, ये अहमदाबाद मिल मजदूर है उससे संबंधित है, ये सन 1918 में हुई थी, ठीक। लेकिन जो ये आपको ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन, ये 1922 में शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन मेरे को ये गलत लग रहे हैं।
ये सूची सेकंड के। हो सकता है इसके भी कुछ जो मार्क्स है सभी को मिल जाए, क्योंकि ये भी गलत है। ये 1922 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक। वैसे इस क्वेश्चन का अगर राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन 2 हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये गलत है तो हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत माना जाए और इसके मार्क्स सभी को मिले। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? देखिए इधर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, विच स्टेट इन इंडिया वाज फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। इसने क्या लिखा है, जो कौन सा ऐसा पहला राज्य था, लेकिन यहाँ पर प्रथम राज्य के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर डाउट हो क्वेश्चन पर तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ही वैलिड माना जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 तमिलनाडु। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1995 में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है ना। क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, एशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, ठीक है ना। लेकिन देश अगर पिछले उसमें पूछा था, देश सबसे ज़्यादा किस में है? देश अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, याद रखना, देश जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। देश सबसे ज़्यादा किस में? अफ्रीका में। एशिया से भी ज़्यादा ना, ज़्यादा, ठीक है, लगभग 44 प्लस, ठीक है ना। जबकि एशिया में जो देश हैं 48 के आसपास है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार ये कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? तो ये थाना था चोरा चोरी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। कहाँ पे था ये? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये कब हुआ था चोरा चोरी कांड? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। और ख़त्म हो गया था ये गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। लेकिन जब ये चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ये हिंसक घटना थी। इसके अंदर 22 जो थे ना पुलिस वाले, उनको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है ना, जो हिंसक भीड़ थी उसने, ठीक है ना। तो इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन ये बंद कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, हमारा वायुमंडल कितनी स्तरों में विभाजित है, यानी कितने लेयर्स हैं हमारे वायुमंडल में? तो ये है ऑप्शन 1 5, ठीक है। कौन कौन सी है? हिंदी में बोले तो पहली है क्षोभ मंडल है, ठीक। इसमें सभी जो मौसमी घटनाएं होती है वो होती है, सभी मौसमी घटनाएं इसके अंतर्गत होती है, सभी मौसमी घटनाएं। और जो वायुयान जो उड़ते हैं वो भी इसी के अंदर उड़ते हैं, इसी मंडल में, वायुयान वगैरह, ठीक। क्षोभ मंडल के बाद दूसरी है इसके ऊपर, वो है समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल।
इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ओजोन लेयर आती है इसमें, ओजोन लेयर। ठीक, तीसरे नंबर पर आती है मध्यमंडल, मध्य मंडल। ठीक, चौथी परत होती है आपकी, ये होती है आपकी तापमंडल, इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, तापमंडल। इसका तापमान सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है ना। और पांचवी होती है लास्ट की बहिर्मंडल, एकदम बहिर्मंडल। ठीक, इसके अंदर जो सैटेलाइट वगैरह है बहिर्मंडल के अंतर्गत मतलब स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट वगैरह। ठीक, चलिए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन 2 इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये था ऑप्शन 3 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसे बोलते हैं मनरेगा, में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो ये दी है ऑप्शन 2 100 दिनों के रोजगार की। लागू कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था उस समय, ठीक है, और मनरेगा इसका नाम कब पड़ा? महात्मा गांधी इसका नाम इसमें जुड़ा, कब जुड़ा? मनरेगा पड़ा इसमें 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, चलिए इसके अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, कितनी जाती है? 357 रुपये हरियाणा में सबसे ज़्यादा, इसमें हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता? तो देखिए ये थे प्रणब मुखर्जी ने भी जीता था, डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भी जीता था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा राइट आंसर है। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका, और तीसरे थे आपके नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख है, ये कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। ये समाज सेवी है, ठीक है ना, समाज सेवी है, ठीक है ना। और भूपेन हजारिका ये असम के रहने वाले हैं। ठीक, ये कौन है? संगीतकार है, गायक और संगीतकार। ठीक, और प्रणब मुखर्जी तो आप जानते होंगे, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, मतलब अभी तो है नहीं फिलहाल, मतलब इनका देहांत हो चुके। तो इसके जो क्वेश्चन के 89 क्वेश्चन है ये, इसका जो मार्क्स हैं, मार्क्स सभी को मिलेंगे, यानी कि इस शिफ्ट में 22 अक्टूबर 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो जिसके मार्क्स सबको मिलेंगे, हुई गलत थे, ठीक है ना। तो 3 से 4 मार्क्स सबके ही एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल है एक ऐसी पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये जो कोए होते हैं, कोए के घोंसलों में अपना अंडा रखती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंग्लिश लैंग्वेज चालू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 91, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड नाम्बियर वर्क्स हार्ड, यानी कि नाम्बियर, उसने कहा नाम्बियर कठिन परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है ना। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाता है? पास्ट में, ठीक, सिंपल पास्ट में, ठीक। तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा ऑप्शन 4, ही सैड दैट नाम्बियर वर्क हार्ड, उसने कहा कि नाम्बियर कठिन परिश्रम या कठिन कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जिसकी स्पेलिंग सही लिखी है और ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन 2 इसमें राइट होगा, इनक्रेड्यूलस। इसका मतलब होता क्या है?
यानी कि अविश्वासी, ठीक है ना, जो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता, अविश्वासी या संदेह करने वाला, उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस, ठीक ना, संदेह करने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 3। हमें एरर ढूंढना है इसमें, तो शुरू करते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर, इधर आ जाइए, इधर वर नहीं वाज आएगा, क्यों आएगा? देखिए जो इसका सब्जेक्ट है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, तो जो इसका सब्जेक्ट होगा ये होगा द होल ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर संपूर्णता का भाव आ रहा है। होल ब्लॉक में क्या आता है? संपूर्णता। संपूर्ण किसी एक यूनिट की बात कर रहा है, संपूर्ण खंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या ये एक में गिना आएगा ना, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, यानी दो दुकान, जितना ये संपूर्ण खंड है फ्लैट्स का, 2 दुकानों को मिलाकर। वाज डेस्ट्रॉयड, इसमें वर की जगह आएगा वाज डेस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसमें एरर किस में हो गया? बी पार्ट में हो गया, तो बी पार्ट कहाँ है? ऑप्शन 1 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लिखा मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या हमें यह पेड़ काटना चाहिए, इसका मतलब है ये लिखा है एक्टिव में, इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा? देखिए ये क्या है? मॉडल्स है, ठीक है ना, मॉडल्स एक्टिव वॉइस में लिखा है, ठीक है ना। मॉडल्स किस में चेंज हो जाएगा? इसमें बी, इसमें देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाती है जब पैसिव आता है तो मॉडल्स का, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखिए ये है, और केवल ऑप्शन 2 में है बी, मस्ट दिस ट्री बी कट, यानी कि क्या यह पेड़ काटा जाना चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? इमोशन। इमोशन मतलब भावनाएं, क्या होता है? भावनाएं, ठीक। भावनाएं मतलब सेंटिमेंट्स, इसका मतलब भी भावनाएं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड या फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो ये हिस्सा है इसमें कोई चेंज होना है, ग्रामेटिकली करिए, नहीं होना तो कोई बात नहीं है, नो चेंज लिख दीजिए, ऑप्शन 3 आ जाएगा। लेकिन नहीं होगा, क्या होगा? द लीडर विल बी कोलैप्स इफ, देखिए इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द एंड, अगर तुम दीवार को दोनों हाथों से धक्का देते हो तो ये जो लेडर है यानी कि जो सीढ़ी है वो कोलैप्स यानी कि नष्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन आपने देखा होगा अगर हम कोई वाक्य है, इफ वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, इफ क्लोज, तो जो दूसरी क्लोज होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी, ठीक है ना। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में तो विल बी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। किसका प्रयोग होता है? केवल विल का प्रयोग होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, विल कोलैप्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडम्स। और हॉकी टीम was scored the winning goal at the 11th hours, यानी कि हमारी हॉकी टीम ने लास्ट मिनट, इसका मतलब क्या होता है? लास्ट मिनट में विनिंग गोल कराया जिससे हमारी टीम जीत गई, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, एट द लास्ट मिनट। 11th का आवर का मतलब होता है एट द 11th आवर, मतलब एट द लास्ट मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। नीदर ऑफ, ये शुरू हो गया सेंटेंस, नीदर ऑफ द टू मैन। देखिए जब सेंटेंस की शुरुआत नीदर ऑफ से हो, ठीक, तो यहाँ पर जो ये
ये क्या है, नाउन, ये नाउन होगा प्लूरल, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, ठीक है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई भी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि HP, वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, याद रखना। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और जो ये नाउन है, नाउन वो प्लूरल होगा, ठीक है ना। नीदर ऑफ से अगर वाक्य चालू होगा, ठीक है। तो इसमें आएगी वाज, नीदर ऑफ द टू मेन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि दोनों आदमियों में से कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ABCD है, इनको सही व्यवस्थित क्रम में लगाना ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहले बी, ये पहला लिखा है बी इधर, फिर डी, बी यानी कि टू मैनी पीपल, कई लोगों के लिए, इसका मतलब होता है कई लोगों के लिए। फिर बी के बाद है डी, ग्रामर्स अपीयर्स, यानी कई लोगों के लिए ग्रामर्स ऐसी लगती है। फिर इसके बाद क्या है, सी, थ्रीटनिंग अपीयर्स थ्रीटनिंग, यानी कि कई सारे लोगों को ग्रामर्स बहुत खतरनाक लगती है। इवन इम्पॉसिबल, और ना ही खतरनाक लगती है बल्कि इम्पॉसिबल, यानी कि जो हो ना सके, अंडरस्टैंड, जो समझ में ही ना आए। तो ऑप्शन 1 ही मेरे को आई थिंक राइट लग रहा है, BDCA, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो को, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है क्या होता है, प्रजातंत्र, क्या होता है, प्रजातंत्र, ठीक है। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द पूछे हैं। रिपब्लिक का मतलब भी क्या होता है, गणतंत्र होता है। डेलीकेसी का मतलब क्या होता है, ये तो होता है ये तो शिष्टाचार होता है, इसका मतलब शिष्टाचार या विनम्रता, डेलीकेसी का मतलब होता है, ठीक है ना। और मोनैर्की का मतलब ये होता है राजतंत्र, तो ये उल्टा हो गया, प्रजातंत्र का उल्टा क्या हो गया, राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।